जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब, उनको आईटीपी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा ये डिजीज है। और ये डिजीज क्या होती है, इसके बारे में होता ये है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि ये आपका है, ये स्प्लीन है। फर्ज किया कि ये देखें, ये है स्प्लीन। स्प्लीन में होते हैं प्लाज्मा सेल्स। कौन सेल? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी जो है ये आती हैं, और जो प्लेलेट होते हैं, प्लेलेट के ऊपर होती है एंटीबॉडी, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a। ये एंटीबॉडीज इन प्रोटीन के अगेंस्ट होती हैं, जो कि प्लेलेट के ऊपर होते हैं। ये प्लेटलेट इसके ऊपर प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a। इनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी होती है, जो कि प्लाज्मा सेल बना रहे हैं। और ये प्लाज्मा सेल है, आप प्लाज्मा सेल्स। और ये जो प्लेलेट है जिसके ऊपर वो एंटीबॉडी बनी हुई है, इसको मैं ब्लड वेसल में बड़ा बनाने लगा हूं। ये प्लेलेट जिसके ऊपर एंटीबॉडी अटैच हो गई है, जिसके ऊपर थी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, और उसके अगेंस्ट बन चुकी है एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैच हो गई है। अब ये प्लेलेट जाता है दोबारा कहाँ? आपकी स्प्लीन में। और स्प्लीन में होता है मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज बैठा हुआ है, तो मैक्रोफेज इस प्लेलेट को कंज्यूम कर लेगा जिसके ऊपर जैम लगा हुआ है, जिसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई। तो मैक्रोफेज ये जो आपका प्लेलेट है जिसके ऊपर एंटीबॉडी अटैच है, जब ये प्लेलेट जाता है इसके अंदर, स्प्लीन के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू, तो ये जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ये इसको इनगल्फ कर लेता है। और इस तरह आपके जो प्लेटलेट हैं वो कंज्यूम होते जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट का अकाउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट अकाउंट कम हो जाता है, मतलब ये कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज प्लेटलेट। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। और ये ऑटोइम्यून है, इडियोपैथिक, इसे कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। तो प्लेटलेट होते हैं आपकी स्प्लीन में, प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडी जो है प्लेटलेट के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a उसके अगेंस्ट होती है, और जाके उसके ऊपर अटैच हो जाती है। ये जिन प्लेटलेट के ऊपर ये एंटीबॉडी अटैच होती है, वो प्लेटलेट जब ब्लड वेसल के थ्रू दोबारा स्प्लीन में जाते हैं, तो स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, उन प्लेटलेट को जिनके ऊपर एंटीबॉडी अटैच है उनको इंगल्फ कर लेते हैं, और इस तरह प्लेटलेट कंज्यूम हो जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। इसे कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। ठीक है, ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट, इसकी दो फॉर्म है, और एक होता है क्रोनिक। जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें वायरल इन्फेक्शन हो, फ्रेंजाइटिस वगैरह हो, वायरल इन्फेक्शन हो, और उसके बाद उनका प्लेटलेट काउंट ड्रॉप कर जाए, तो आपने कहना है इसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा हो गया। और ये एक्यूट फॉर्म होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आपने ऑब्जर्व करना होता है, कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों में एक्यूट फॉर्म आती है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की, और वो आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर आप देखें कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया, तो आपने कहना है इस बच्चे को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा हुआ, और ये ऑब्जर्व करते हैं और ये ठीक हो जाते हैं, और एक्यूट फॉर्म रिजॉल्व हो जाती है। मगर जो क्रोनिक फॉर्म होती है ये अडल्ट में होती है, ये चाइल्ड में होती है, और जो क्रोनिक होती है ये अडल्ट में होती है। और अडल्ट में क्या होता है कि अडल्ट में इडियोपैथिक भी हो सकता है, खुद ब खुद प्लाज्मा सेल जो स्प्लीन के अंदर है उन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है,
प्लेटलेट के अंदर। या बात बात ये होता है कि उनको कोई फीमेल होती है और उसको SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस डिजीज होती है, या फिर ल्यूकीमिया कैंसर होता है कोई, और उनमें जो प्लाज्मा सेल होते हैं स्प्लीन के, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और तो वो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। और ये जो क्रोनिक फॉर्म होती है, ये रिलैप्स यानी कि डिजीज की मुख्तलिफ फॉर्म आती है। कभी ये ज्यादा हो जाती है और फिर ठीक रहता है पर्सन, और फिर दोबारा इसका एपिसोड आ जाता है, जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है। तो ये करती रहती है। इसलिए ये कहना कि जी अब तो वो ठीक चल रहा है, नवाज शरीफ साहब ठीक चल रहे हैं, और अब उन्हें क्या है, तो ये कोई नहीं पता होता। ये कब इसका वो एपिसोड आ जाए और कब उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल हो जाए। तो अब ये है कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है। पेशेंट आमतौर पे प्रेजेंट करता है, इस तरह के परपड़ा बन जाते हैं बॉडी पे, इस तरह के परपड़ा बन जाते हैं। ये देखें, ये पटीकिया बने हुए, असल में ये ब्लीड हुआ पड़ा है, ये ब्लीड हुए पड़े हैं, तो ये पड़ पड़े। सबसे पहले पटीकिया बनते हैं, म्यूकोजल साइड पे ब्लीडिंग होती है और स्किन पे पड़पड़ा होते हैं। सबसे स्मॉल ब्लीडिंग पटीकिया कहते हैं, उससे साइज बड़ा हो जाए तो उसको हम पड़पड़ा कहते हैं, उससे साइज बड़ा हो जाए तो उसे एक्टिमोसिस कहते हैं। तो ये सब उसकी प्रेजेंटेशन है। तो इटियोलॉजी मतलब कॉजेज मोस्ट कॉमन जो है वो प्राइमरी इडियोपैथिक होती है, इडियोपैथिक, और सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकते हैं जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे SLE किसी को, और SLE क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और उसके जो स्प्लीन के प्लाज्मा सेल हैं उन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, और फिर मेलिग्नेंसी में ल्यूकीमियाज हैं, HCV के इन्फेक्शन में भी बाल का स्प्लीन के प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट इटियोलॉजीज हैं। प्रेजेंटेशन क्या है इसकी, अच्छा देखिए, जो पैथोफिजियोलॉजी में मैं अभी आपको बताई है वो क्या है कि एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी बनती है, और मोस्टली वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी स्प्लीन में बनती है, प्लाज्मा सेल से बनती है, और बाइंड करती हैं सरफेस प्रोटीन ऑन द प्लेटलेट। और उसके बाद वो प्लेटलेट जब दोबारा स्प्लीन में जाते हैं तो उसमें स्प्लीन में होते हैं मैक्रोफेजेस, वो उन प्लेटलेट को जिनके ऊपर एंटीबॉडी अटैच होती है वो इनगल्फ कर लेते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट बोन मैरो जो है वो कहती है अच्छा प्लेटलेट काउंट कम हो गया, तो बोन मैरो जो है वो अग्रेसिवली प्लेटलेट प्रोड्यूस करना चाहती है। तो जो प्लेटलेट की इमेच्योर फॉर्म है मेगाकैरियोसाइट कहते हैं उन्हें। तो मेगाकैरियोसाइट बोन मैरो जब आप देखते हैं तो उसमें क्योंकि एक उसने जल्दी से प्रोड्यूस करना चाह रही है, तो मेगाकैरियोसाइट का वो ज्यादा हो जाते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो मेगाकैरियोसाइट काउंट कम ज्यादा हो जाता है, जबकि प्लेटलेट प्रोडक्शन, क्यों कि प्लेटलेट प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है कि बॉडी को उसकी जरूरत है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, इडियोपैथिक इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पड़ा। इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है, मोस्ट कॉमनली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि नॉर्मल होते हैं और कोई सिम्टम नहीं होता, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन माइनर में म्यूकोकुटेनियस ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ब्रूजिंग बन जाती है स्किन पे, पटीकिया बन जाते हैं, पड़पड़ा हो जाते हैं, जो अभी आपने पड़पड़ा देखे। और स्मॉल ब्लीड को क्या कहते हैं, पटीकिया, और उससे बड़ा स्किन पे ब्लीड हो, डॉट हो, उसे आप पड़पड़ा कहते हैं। अदर टाइप जो है वो मलीना भी होना शुरू हो जाता है। मलीना का क्या मतलब है, GIT से म्यूकोजल साइड ब्लीड होगी, और अगर पहले ब्लीड हो जाए इस लिगामेंट ट्रीट से, या लिगामेंट ट्रीट से जो बनाया है उससे पहले ब्लीड हो, तो वो जब स्टूल आता है तो वो टाड़ी कलर ब्लैक कलर का स्टूल होता है, उसे मलीना कहते हैं। तो मलीना भी हो सकता है कि GIT ब्लीड होने की वजह से। अब ये है कि इसका डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। आपको कोई चीज नहीं मिलती, ओनली प्लेटलेट का काउंट कम मिलता है, तो आपने दूसरी चीजों को रूल आउट करना होता है। आपने दूसरी चीजों को रूल आउट करके डायग्नोसिस एक्सक्लूजन, जिसमें सिर्फ एक चीज मिल रही होती है कि प्लेटलेट काउंट कम होता है, और बाकी जो चीजें हैं
बाकी चीजें आपको पता है कि जो अभी आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे किए, उसमें आपने किया कि आपका इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर 12 होता है, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, और फिर ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें फैक्टर 7 होता है, फिर फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2, फैक्टर 1। तो इसमें ये फैक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इंट्रिंसिक पाथवे भी ठीक होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी ठीक होता है। तो इसलिए अगर इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम नहीं है तो आपका पीटीटी जो है ये इसमें नॉर्मल होगा नहीं, नॉर्मल होगा, क्योंकि कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। तो कैलकुलेशन का स्टेट बिल्कुल ठीक है, तो पीटीटी भी ठीक होगा। और इसमें आपका फैक्टर 7 भी नॉर्मल होता है, इसलिए पीटी भी नॉर्मल होता है। तो पीटी भी नॉर्मल होता है और पीटीटी भी नॉर्मल होता है, ये दोनों नॉर्मल होते हैं, आ रहे हैं। तो प्लेनर काउंट भी जो होता है ये पीटीटी भी नॉर्मल होता है और आपका पीटी भी नॉर्मल होता है। एबनॉर्मल क्या होंगे? एबनॉर्मल होगा आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया, और जब प्लेटलेट काउंट कम होता है तो आपका ब्लीडिंग टाइम रेज करता है, तो ब्लीडिंग टाइम इसमें रेज किया होगा, बाकी जो है वो सब नॉर्मल होंगे। और एक और चीज भी रेज की होगी, मेगा कैरियोसाइट, जब आप बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे तो मेगा कैरियोसाइट भी रेज किए होंगे, तो ब्लीडिंग टाइम रेज किया होगा और मेगा कैरियोसाइट रेज किए होंगे, प्लेटलेट काउंट कम होगा, ये इसकी वो होगी, और बाकी हर चीज नॉर्मल है, पीटी नॉर्मल है, पीटीटी नॉर्मल है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल होगी। तो आप जब करवाते हैं लेबोरेटरी में सीबीसी करवाते हैं तो प्लेटलेट काउंट कम मिलता है और 1 लाख से कम, तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो रेज होता है, इसमें वो रेज होता है। और इसके अलावा आप बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं, बोन मैरो बायोप्सी में आपको मेगा कैरियोसाइट रेज मिलते हैं। बाकी ये है कि आपका पीटी एंड पीटीटी नॉर्मल होता है, पीटी एंड पीटीटी नॉर्मल होता है, क्योंकि कोगुलेशन वो सब नॉर्मल है। तो बस जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है? प्लेटलेट काउंट कम होना, ठीक है, ये काम होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम रेज कर जाता है, और मेगा कैरियोसाइट भी रेज किए होते हैं, मेगा कैरियोसाइट वो भी रेज होते हैं। ये बस होती है नॉर्मलिटी, बाकी सारी जो लैब्स हैं वो आपकी नॉर्मल होती हैं। तो आपका डायग्नोसिस बनता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पड़ा, ITP। अब ये है कि इसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या है। जो इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे चिल्ड्रन विद लिटिल और नो सिम्टम कैन टिपिकली ऑब्जर्वेशन अलोन, आपने सिर्फ उनका जितना भी प्लेटलेट काउंट है आपने उनको ऑब्जर्व करना है, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देनी। वो कहता है कि अगर आप देखें बच्चों में उनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और पटीकिया बने हुए हैं, वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर किसी बच्चे में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया या उससे पटीकिया बने हुए हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की वजह से, तो उसको ITP है। तो ITP को बच्चों में किस तरह करना है कि ऑब्जर्व करना है, और जितना भी उसका प्लेटलेट काउंट हो उस, और जो अडल्ट है उनमें फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट थेरेपी जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अल्टरनेटिव अगर आप नहीं देना चाह रही है, उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, तो आपने इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी देनी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है। ये क्या होती है? आपको बताया कि इसमें ये आपका है स्प्लीन, और स्प्लीन में ये प्लेटलेट, ये आपका प्लाज्मा सेल है, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एंटीबॉडी प्लेटलेट के ऊपर जाके ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के ऊपर अटैच हो रही है, और ये प्लेटलेट जब दोबारा ब्लड से होता हुआ आपके उधर आता है, दोबारा स्प्लीन में आता है, तो इधर जो मैक्रोफेज होते हैं इसको इंगल्फ कर लेते हैं, इस तरह प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये करें, आप IV इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, ये जो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल ने बनाई है इसके अगेंस्ट आप एक और एंटीबॉडी दे देते हैं, और इस तरह ये अटैच होने से पहले ये एंटीबॉडी जो है जो आप बाहर से देते हैं, ये एंटीबॉडी अटैच होने से पहले ही उस जो प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाई होती है प्लेटलेट के अगेंस्ट, उसके साथ अटैच होती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। इस तरह जो है आपका प्लेटलेट जो है वो बच जाता है कंजप्शन से। इसका एक और ट्रीटमेंट है कि आप स्प्लीन को ही रिमूव कर दें, स्प्लीनेक्टमी कर दें। उससे क्या फायदा होगा?
उससे फायदा ये होगा स्प्लीनेक्टमी करने का, एक तो सोर्स चला जाएगा, प्लाज्मा सेल नहीं होंगे, प्लाज्मा सेल जो है स्प्लीन के वो बना रहे हैं, तो आपने एंटीबॉडी का सोर्स को खत्म कर दिया। और दूसरा ये कि ये जो एंटीबॉडी बन रही है ये प्लेटलेट के ऊपर अटैच होती है, और प्लेटलेट को दोबारा जब वो स्प्लीन में जाता है तो मैक्रोफेज उसे इनगल्फ कर लेता है। तो सोर्स भी एंटीबॉडी का जो है वो स्प्लीन है, और उसके बाद जो कंजप्शन हो रही है वो भी स्प्लीन में हो रही है। तो स्प्लीन मेन सोर्स है, तो स्प्लीन को आप रिमूव कर दें तो सोर्स भी जाएगा और फिर कंजप्शन वाली जो मशीन है वो भी चली जाएगी। तो स्प्लीनेक्टमी भी कर देते हैं, लेकिन स्प्लीनेक्टमी तब करते हैं जब और सारी जो ड्रग वाली हैं वो कोई ऑप्शन और ना हो, रेजिस्टेंट केस में करते हैं। तो सब्सिक्वेंट थेरेप्यूटिक, इसके बाद क्या ऑप्शन है, इसमें आप थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये बोन मैरो में जाते हैं और जो आपके जिन बोन मैरो में प्लेटलेट बन रहे थे तो प्लेटलेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं जिनका नाम है रोमीप्लास्टिम और एल्ट्रोम्बोपैग, ये ड्रग है, ये है आपकी थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट थी, थेरेपी थी, वो थी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से अल्टरनेटिव क्या है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो किस तरह काम करती है वो मैंने बता दिया। फिर है आपकी थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, और ये देते हैं आप। सेकंड लाइन जो ट्रीटमेंट है वो थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और उसमें रिटुक्सिमैब भी दे सकते हैं। और फिर अगर इससे आराम नहीं, इससे रेजिस्टेंट है केस, तो फिर आप स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, मे बी रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव और परसिस्टेंट और क्रोनिक केस में आप स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं। तो स्प्लीनेक्टमी जो है वो तब करते हैं, इंडिकेशन उसकी क्या है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या एडीओआईटीपी जो के रेजिस्टेंट केस होता है उसमें करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, अल्टरनेटिव आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन है। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में आपको थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसमें रोमीप्लास्टिम और एल्ट्रोम्बोपैग ये है। और रेजिस्टेंट केस जो है, जो इससे ठीक नहीं हो रहा, उसमें आप स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और जो प्रेजेंटेशन है उसमें म्यूकोकुटेनियस ब्लीडिंग, पटीजिया बन जाते हैं, पड़पड़ा होते हैं, एपिस्टेक्सिस होती है, तो और बाल का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड होता है जिससे मरीना होता है। तो इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन सिम्प्टोमेटिक में ये पटीजिया और ये पड़पड़ा बन जाते हैं। और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन, एंड अडल्ट में ये क्रोनिक इलनेस काज करता है। और ये जो डिजीज है ये एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको है। तो ये अब आपको समझ आ गया। अब हम ये जो था एमसीक्यू इसको रीड करते हैं। A old lady complained of purpura spot on her body along with loss of the appetite and spleen for the last 1 month. There is no history of the jaundice, fever. Her laboratory tests show bleeding time raise है, और उसको पर्पल स्पॉट बने हुए हैं, ये पर्पड़ा बने हुए हैं, पर एक पर्पड़ा बने हैं और दूसरा ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है, क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इसका नॉर्मल है, टाइम इज नॉर्मल, एंड प्लेटलेट काउंट मार्केडली डिक्रीज। तो प्लेटलेट काउंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है, बाकी उसका ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है और पर्पड़ा बने हुए हैं, तो बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पर्पड़ा इसने लिखा हुआ है, इसमें लिखना चाहिए था आईटीपी, डायग्नोसिस आईटीपी होता है, पर्पड़ा नहीं होता, पर्पड़ा तो उसका सिम्टम है। इसलिए इस डिजीज में रिलैप्स और रिमिशन होती रहती है, इसलिए कहना कि जी अब कोई पर्सन ठीक हो गया है, अब वो सही नहीं है, तो इस डिजीज का कोई पता नहीं होता कि कब उसने फ्लेयर अप हो जाना है और कब उसने रिमिशन हो जाना है उसका, तो और कब रिलैप्स होना है। तो कभी भी जो कंडीशन है वो खराब भी हो सकती है और बेहतर भी हो सकती है। ये एमसीक्यू है। A 90-year-old woman has an ultrasound abdomen and discovered that she has gallstone.
शी कंसल्ट हर सर्जन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, which option is likely to give। तो एक पर्सन है, उससे गाल स्टोन है, फीमेल है, 90 year old है, तो और वो अभी कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, तो वो कहता है क्या ऑप्शन है, गाल स्टोन तो उसके अल्ट्रासाउंड में आ गए, तो अब क्या करना है। ये अगर कोई ए सिम्टोमेटिक पर्सन है, गाल स्टोन वाला, ए सिम्टोमेटिक कोलिलिथियासिस है, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, आपने कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करनी होती। तो इंडिकेशन ऑफ द कोलिसिस्टेक्टमी इन द एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन, तो अगर कोई पर्सन है, देयर इज नो इंडिकेशन फॉर द कोलिसिस्टेक्टमी इन पेशेंट विद द एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन। अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन है तो उसमें आपने कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करनी होती, ठीक है। तो इसका फिर क्या ऑप्शन होगा, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, या लीव वेल अलोन। तो लीव वेल अलोन, उसको अल्ट्रासाउंड में बस आपको गाल स्टोन नजर आए हैं तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। उसके बाद है a 13-year-old girl consulted her doctor for a few changes in her body। 13 ईयर की एज की लड़की है और उसको उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही है। She had been noticing for last few months। Doctor explained her changes were normal and related to hormonal secretion। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसमें करना नहीं है, तो फिर उसमें इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी, एसिम्प्टोमेटिक है। तो डॉक्टर एक्सप्लेन कि जो चेंजेस आ रही हैं फीमेल जो 13 ईयर तो उसमें आप वो नॉर्मल है। द मोस्ट इंपोर्टेंट C19 स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। तो जब लड़की बड़ी होती है, जब वो अडल्ट होती है, तो उसमें जो उसकी ब्रेस्ट इनलार्ज हो रही होती है और उसकी जो हिप जो वो सब सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हो रहे होते हैं प्यूबर्टी पे, तो वो एस्ट्रोजन से आ रही होती है। तो एस्ट्रोजन जो है, लेकिन एस्ट्रोजन कौन सा, मैं बताएं जी एस्ट्रोजन कौन सा। एक एस्ट्रोजन होता है आपका एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल होता है, एक होता है एस्ट्रोन और एक होता है एस्ट्रायोल। तो एस्ट्राडायोल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें, तो एस्ट्राडायोल इसका आंसर है। तो प्यूबर्टी पे जो चेंजेस आती हैं फीमेल में वो एस्ट्राडायोल की वजह से होती है। अब ये जो तीनों फॉर्म है, एस्ट्राडायोल मोस्ट पोटेंट कौन सी है, एस्ट्राडायोल मोस्ट पोटेंट है। उसके बाद एस्ट्रोन है। एस्ट्रोन कैसे प्रोड्यूस होता है, जो लोग होती है ना फीमेल फैटी होती हैं, उनकी फैट में एक एंजाइम होता है अरोमाटेज एंजाइम। अरोमाटेज एंजाइम उनमें जो एंड्रोजन होते हैं उनको कन्वर्ट करता है एस्ट्रोन में। तो जो फैटी फीमेल होती है उनमें एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है उनकी फैट से। उनकी फैट में एक एंजाइम होता है, कौन सा है, अरोमाटेज। और अरोमाटेज एंजाइम जो है वो एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में, तो उनमें भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। और जो फैटी होती हैं उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्यों हो जाती है और उनके मेंसेस क्यों इरेगुलर हो जाती है, कि जो एस्ट्रोन होता है ये फीडबैक देता है ऊपर जाके पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से LH और FSH की सेक्रेशन कम करवा देता है। ये देखिए मैंने और चीज बता दी है, एक हिंट बन रहा था तो मैंने कहा बता दूं। तो ये जो एस्ट्रोन है ये फीडबैक देता है पिट्यूटरी को और उससे LH और FSH की सेक्रेशन कम करवा देता है। जब LH FSH कम होंगे तो फिर जाहिर सी बात है फॉलिकल जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल वो मैच्योर नहीं होगा और एग नहीं बनेगा, उससे एग रिलीज होना था तो एग रिलीज नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो एमेनोरिया हो जाता है बाद जो ओबेसिटी की वजह से। तो ओबेसिटी को आपने ठीक करना होता है किसमें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में आप मेटफॉर्मिन देते हैं और उसकी ओबेसिटी को ठीक करते हैं। तो ओबेसिटी ठीक होने से ये जो एस्ट्रोन बन रहा था ये एस्ट्रोन नहीं बनता, और ये एस्ट्रोन ने जो आगे जाके फीडबैक देना था वो सारा इनहिबिट हो जाता है। तो FSH और LH का लेवल बढ़ जाता है और फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो नॉर्मल साइकिल है वो रेगुलेट हो जाता है। तो इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में आप मेटफॉर्मिन देते हैं कि उसकी ओबेसिटी को आप ठीक करें।
और सबसे है एंड पे एस्ट्रायोल। एस्ट्रायोल जो है वो प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा से, और एस्ट्रायोल जो है ये सबसे कम पोटेंट है। और जब ये 100 टाइम फोल्ड इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में, तो ये इसका लेवल आपको बताता है वेल बीइंग ऑफ द फीटस। तो फीटस से जो वेल बीइंग है वो आप देखते हैं किससे, एस्ट्रायोल से, ठीक है। और तो ओवरी प्रोड्यूस करती है एस्ट्राडायोल, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है एस्ट्रायोल, और एस्ट्रायोल से आप फीटल वेलबीइंग को चेक करते हैं। और एडिपोज टिश्यू जो फैटी टिश्यू है वो बनाता है अरोमाटाइज एंजाइम के थ्रू एस्ट्रोन बनाता है, एस्ट्रोन। और जो एस्ट्राडायोल है वो फीमेल में जो यंग होती है उसमें जेनिटल की डेवलपमेंट करवाता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है, और फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन को करवाता है। कौन, एस्ट्राडायोल। तो इस फीमेल में जो प्यूबर्टी पे पहुंची है उसकी जेनिटेलिया इनलार्ज हो रहे हैं, उसकी ब्रेस्ट इनलार्ज हो रही है, उसको फीमेल फैटी, तो उसकी जो हिप है वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन उस पे आ रही है, तो वो सारी की सारी एस्ट्राडायोल की वजह से। तो इसका जो आंसर था वो एस्ट्राडायोल। एस्ट्रायोल जो है ये उसमें प्लेसेंटा की वेलबीइंग को देखने के लिए आप यूज करते हैं, और ये प्लेसेंटा से, सॉरी, फीटस की वेलबीइंग को इससे चेक करते हैं, और ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। और जो एस्ट्रोन है ये एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, और ये सेकंड नंबर पे पोटेंट है। और नंबर 1 पे एस्ट्राडायोल, और नंबर 3 पे आपका एस्ट्रोल है पोटेंसी में। फिर 23, a surgeon while repairing direct inguinal hernia should find hernial sac। डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया रिपेयर कर रहा है और उसने पाया इंगुइनल हर्निया को किस पे, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के लैटरल पाता है या मीडियल पाता है, ये बताएं, ये क्वेश्चन है उसका। तो ये लैटरल बॉडी है आपकी, मीडियल, तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है। तो जो डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया है, जो डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया है वो मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये इंफीरियर यहां से उनकी वो प्रोड्यूस करती है। तो जो आपकी डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के उनकी प्रोड्यूशन मीडियल होती है, और जो इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया है वो जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है उनके लैटरली प्रोड्यूस करती हैं थ्रू इंटरनल इंगुइनल रिंग, और फिर ये इधर से मूव करती एक्सटर्नल इंगुइनल से प्रोड्यूस करती है। तो ये पास होता है उसका इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जो है, इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया वो डीप इंटरनल रिंग से पास करते सुपरफिशियल एक्सटर्नल रिंग से पास करते हैं, जबकि जो डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के मीडियल प्रोट्रूजन करती हैं, और फिर वो एक्सटर्नल इंगुइनल रिंग से उनकी प्रोट्रूजन होती है। इसका जो आंसर था वो था डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया की उसने बात की थी, तो उसने लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल नो, वो फिर इनडायरेक्ट हो जाएंगी। मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल ये है आपकी डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया।